देश की एकता और अखंडता, ये किसके लिए जरूरी है? ये बंधुत्व के लिए जरूरी है। अगर बंधुत्व रहेगा, बंधुत्व कब रहेगा? जब व्यक्तियों की गरिमा बनी रहेगी और देश की एकता बनी रहेगी। देश की एकता, जैसे मैं बोलूं हम और आप एक हैं या नहीं है, हाँ या ना। अब इसमें एक भाव आएगा, आप कहेंगे जी भैया हम सब एक हैं। तो ये कैसा विचार हुआ? ये मनोवैज्ञानिक हुआ, साइकोलॉजिकली तो है। अभी आप मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूँ, हम सब देश के लिए इकट्ठे लड़ जाएंगे या नहीं लड़ेंगे? या रूसियों की तरह करोगे तुम, जिनके अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं है? तो हम सब के अंदर क्या भावना है, भारतीयों के अंदर, कि भाई हम देश के लिए लड़ जाएंगे यार। तो कहने का मतलब है जो देश की एकता है, जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, यूनिटी की, तो ये कैसा होता है? एक मनोवैज्ञानिक विचार होता है, एक साइकोलॉजिकल थॉट होता है। हम दरअसल में सब शारीरिक रूप से थोड़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम मनोवैज्ञानिक रूप से बोल रहे हैं कि हम एक हैं। मैं जैसे आपसे कल बोलूं कि भारत के शासन के लिए और सशक्त भारत बनाने के लिए कल मैं मैदान में उतरूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूं आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं? आप बोलेंगे भैया हम साथ हैं। तो ये क्या, ये मनोवैज्ञानिक विचार है, ये आप मेरे साथ हैं। और एक एकता की बात कर रहे हैं, एक यूनिटी की बात कर रहे हैं कि हम और आप एक साथ हैं। ठीक है। अखंडता की, अखंडता का क्या मतलब होता है? ये भौगोलिक विचार होता है, एक इंटीग्रिटी, कि देश जो है वो इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए देश में, यानी देश टूटे ना। ए माने ना, और खंड माने टुकड़े, या देश के टुकड़े ना हो सके। तो देश के टुकड़े कब नहीं होंगे? जब हम बंधुत्व से रहेंगे। तो बंधुत्व किस लिए जरूरी है? व्यक्ति गरिमा और देश की एकता और अखंडता, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें समझ में आई? मैंने कहा था किसी दिन कक्षा थोड़ी छोटी और किसी दिन बड़ी भी होगी, आपको मैनेज करना होगा, लेकिन उम्मीद करूंगा आप पहली बार ये चीजें जान रहे होंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने जाना, संविधान के स्वरूप पे हमने पढ़ा, न्याय 3 है, स्वतंत्रताएं 5 हैं, समता कितनी बताई गई हैं? समता भैया 2 बताई गई हैं, 2। ठीक है, समता 2 बताई गई हैं। और चौथी चीज आती है अधिनियमन की तिथि। 4 चीजें ये बताता है, अधिनियमन की तिथि। अधिनियमन यानी किस दिन ये आपका साथी अंगीकृत हुई, अडॉप्ट किस दिन की गई। अडॉप्ट जिस दिन होती है उसी को बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। जिस दिन कोई भी चीज आपका अडॉप्ट होगी, अंगीकृत होगी, स्वीकृत होगी, उसी डेट को, किस डेट को, डेट कौन सी है बताएं सारे लोग? 26 नवंबर 1949। मैंने बताया था ना इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे, इस डेट को कितने आर्टिकल्स लागू हुए थे? तो आप कहेंगे 4। तो ये चौथी बात थी। अब चौथी बात के बाद में बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, नोट बनाना, जो ये प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं? प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं? यहां पर 3 केस हैं साथी, वो हमको पता होने चाहिए। यानी कि अमेंडमेंट इन प्रियम्बल इज पॉसिबल और नॉट। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता, हाँ या ना? उसके लिए थोड़ा सोचिए। हमारे यहां पर मैंने बताया था आपको भाग 20, भाग 20 में क्या बताया था? भाग 20 में कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 किस बारे में बात करता है? संविधान संशोधन। तो हमारे देश में संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं, हाँ या ना? भैया कहेंगे भारत का ना तो कठोर है ना लचीला है, कई मामलों पर पॉसिबल भी नहीं है, कई मामलों पर पॉसिबल है। तो संविधान संशोधन हमारे यहाँ पर किया जा सकता है। राइट मीन्स हो सकता है या किया जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन हो सकता है। तो अगर 2 बातें आई कि जो प्रस्तावना है उसको आप कहें कि ये संविधान का अंग है, तो संविधान का अंग अगर आप मानेंगे इसको, तो भैया संविधान में तो, यदि आप कहें जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप ये बात बोलें, आप कहें जी हाँ संविधान का अंग है, तो अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं? तो भैया फिर तो अमेंड यानी कि संशोधित किया जा सकता है।
क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रोसीजर दिया हुआ है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बोल दिया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो कहीं पर आपने किसी अनुच्छेद में पढ़ा कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है उसमें संशोधन किया जा सकता है? फिर तो कोई आर्टिकल नहीं बचता। यानी आप इसको अगर अंग मानेंगे तो ही संशोधन किया जा सकता है, अगर आप इसको अंग नहीं मानेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इसको अमेंड किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। संशोधन किया जा सकता है कब? जब अंग होगा। बात समझ में आई? इफ द पार्ट देन कैन बी अमेंड, इफ नॉट द पार्ट कांट बी अमेंड। ओके, तो अब इस बात से कैसे बचा जाए? तो इसी के लिए फिर हमारे आते हैं 3 केस। 3 केस कौन कौन से हैं? इसमें पहला आता है रेफरेंस बेरुवाड़ी केस। बताओ किस वर्ष का है? रेफरेंस बेरुवाड़ी केस। दरअसल में किसी व्यक्ति का मुकदमा नहीं था, इसीलिए बोलते हैं इसको रेफरेंस बेरुवाड़ी केस। किस वर्ष का है? बेरुबरी भी इसको बोलते हैं, बेरुबारी, बेरुबारी केस, बेरुबारी केस 1960। अरे तुम कमाल हो यार सब। 1960 ये आपके दर्शाता है कि आपके अंदर मतलब कितना साहस है आगे बढ़ने का, कि आप निरंतर बने हुए हैं 2 घंटे कक्षा में। तो बेरुबाड़ी केस जो था, इसने क्या बोला, दरअसल में ये किसी व्यक्ति का केस नहीं था। मैं आपको बताऊं, आपको आर्टिकल 143 पता होगा। आर्टिकल 143 में क्या है जरा बताएं? आर्टिकल 143 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट साहब परामर्श कर सकते हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श की बात है वो यानी कि कोई एडवाइस ले सकते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। तो ऐसी ही एडवाइस हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मानी। किससे मांगी थी? प्रेसिडेंट साहब कौन थे 1960 में प्रेसिडेंट हमारे देश के? आपको पता होना चाहिए 1962 तक राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति साहब ने यहां पर, याद रख लेना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे आपका, उन्होंने इस टाइम पर ये जो सलाह मांगी थी, ये गजेंद्र गडकर, गजेंद्र गडकर, गजेंद्र गडकर कौन थे? सुप्रीम कोर्ट में थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने यहां पर परामर्श किया। तो जब इनसे परामर्श हुआ तो गजेंद्र गडकर जी का वही स्टेटमेंट आया जो मैंने आपको बताया था, कि इन्होंने कहा था जो प्रस्तावना है ना जी, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, मस्तिष्क की कुंजी उन्होंने कह दिया, कुंजी। बात समझना, यानी वो कह रहे हैं दिस इज द की ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन्होंने कह दिया। अच्छा, कुंजी किसको बोलते हैं? की को। चाबी और ताला अलग होते हैं कि नहीं होते, हाँ या ना? तो आप कहोगे भैया यानी कि इन्होंने कह दिया कि ये की है, तो चाबी होगी तो किसी चीज की होगी, एक लॉक की होगी। तो इन्होंने कहा वो लॉक जो है ना, वो लॉक जो है वो हमारा संविधान है, और जो की इन्होंने एक्सेप्ट किया ये बोल दिया इन्होंने प्रस्तावना को। यानी दोनों को अलग अलग कर दिया इन्होंने या नहीं, की कहते ही? जी भैया, यानी प्रस्तावना और संविधान दोनों को इन्होंने बोल दिया कि दोनों अलग अलग हैं। अब जब बात हो गई कि अलग अलग हैं, यानी कि अंग नहीं है, अंग नहीं है तो संशोधन किया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो यहीं पर यह बात आई कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है? अरे बोलो, आया मजा? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने क्या मान लिया? नहीं किया जा सकता। आप समझ गए होंगे इतना, तो मैं समझूंगा कि आप इतना समझदार और होशियार हो गए होंगे कि संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह आपका अब अंग ही नहीं रहा है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये किस में माना गया है? ये आपका बेरुबाड़ी केस में माना गया 1960 में। लेकिन इसके 13 वर्षों के बाद में केशवानंद भारतीवाद, कब का बताया था? केशवानंद
भारतीवाद, केशवानंद भारती केस 1973 में, 1973 में क्या कह दिया गया? यहाँ पर दो बातें आई आपका। पहली बात क्या मानी गई? प्रस्तावना, यानी कि जो उन्होंने कहा जस्टिस साहब ने, उस बात को बदल दिया गया। प्रस्तावना संविधान का अंग है, पूछा जाता है। यानी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस में नहीं माना था? बेरूबड़ी में। और किस में माना? अब मैंने आपको बताया, अगर अंग आप कह रहे हैं तो अंग कह रहे हैं तो संशोधन हो सकता है या नहीं? जी भैया बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक बात और उन्होंने बताई, इन्होंने संविधान का मूल ढांचा भी स्पष्ट किया, बेसिक स्ट्रक्चर को भी बताया। क्या बोलेंगे? संशोधन किया जा सकता है। भैया इन्होंने बोला ना, नहीं तो ऐसे ऐसे तो रोज संशोधन को बैठ जाएंगे। और जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि यहाँ पर न्याय ऐसा हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो, स्वतंत्रताएं यहाँ पर मिले, आपका किसी व्यक्ति को विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की, तो कहीं ऐसा तो न हो कल को कोई पता चले कोई नया तरीके से भारत के संविधान के मूल्यों को खत्म कर दे कोई सरकार। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा, अमेंडमेंट कैन बी डन, लेकिन मूल ढांचा, बट द बेसिक स्ट्रक्चर विल नॉट बी चेंज, शुड नॉट बी चेंज, और बदलना नहीं चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बात मैं आपको अब तक समझा रहा था, नहीं बदलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज। बात समझ में आई? तो यहां तक क्या बात समझेंगे? संशोधन हो सकता है, क्या प्रभावित नहीं होना चाहिए? मूल ढांचा, यानी कि जो न्याय, स्वतंत्रता आदि की बात की गई है। अब इसी को आधार मानते हुए हमने संशोधन किया 3 वर्षों के बाद में ही। याद रख लेना, 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें अगर हम बात करें भाषाई रूप से तो 4 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, और एक शब्द और भी है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से जो शब्द पूछे जाएं तो 3 कहेंगे। एक तो समाजवादी शब्द, यानी कि सोशलिज्म, ठीक है, एक आपका सेक्युलर वर्ड, पंथ निरपेक्ष। तो ये पहले नहीं था, तो मैंने क्या कहा, ये मत मान लेना कभी भी कि पहले हमारा देश क्या पंथ निरपेक्ष नहीं था, आप कहेंगे हमेशा से था। और अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी शब्द को हमने जोड़ा, इंटीग्रिटी शब्द को। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है। लास्ट टॉपिक ये है कि मुझे ये बताइए कि हमारी प्रस्तावना में मैंने आपको कहा कि न्याय 3 है, और मान के चलिए वो न्याय अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है या नहीं? हाँ या ना? यानी इसी को हम बोलते हैं, नोट करके लिखना, जो हमारी प्रियम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना है, वो परिवर्तनीय है या परिवर्तनीय नहीं है? तो आप बोलोगे ये परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रियम्बल इज नॉट, प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल। यानी कि परिवर्तनीय न्याय क्या है? तो हम बोलेंगे न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, विल नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय कोर्ट। यानी फिर क्या फायदा हुआ इसका, प्रस्तावना को लिखने का? इतने सारे न्याय देने की बात की और व्यक्ति कोर्ट भी ना जा पाए तो फिर क्या महत्व रह गया? तो महत्व क्या, फिर उन्होंने बोला कि भाई जो भी हमारे संविधान में चीजें लिखी गई हैं वो एक ही दिन में अप्लाई नहीं हो सकती हैं। जैसे आप जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं सूचना का अधिकार क्या हमारे पास था, लेकिन धीरे धीरे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में सरकार लेके आई, राइट टू एजुकेशन 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार
लेके आई बाद में, तो क्या बोले, गवर्नमेंट बोल रही बहुत आगे तक का हमने प्लान कर लिया है, संविधान निर्माताओं ने बहुत आगे तक की सोच रखी कि हम धीरे 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 सारी चीज़ों को